ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। Hello everyone, my name is Sandeep Kumar. I have secured All India Rank 24 in this year CSE results, UPSC CSE 2022. To give you a brief introduction about myself, I am from Madhubani district of Bihar. I have done my graduation from IIT Kharagpur. I graduated in 2019 and since then I gave 3 attempts and reached 3 interview stages. In CSE 2020, I had secured All India Rank 186 and I got Indian Police Service, and after that I gave one more attempt, CSE 2022, and in that I secured All India Rank 24. And my optional in CSE preparation was mathematics. This time I secured very good marks in mathematics, 320 in optional subject. So I will talk mainly about my mathematics strategy, which was my strong point in this preparation. When I got selected in IPS, then also I got 294 in mathematics, which was very crucial for that result. And so mainly I will talk about mathematics strategy, and then I will also talk about my interview strategy. This year I got 195 in interview, which was very crucial for getting a good rank. So I will talk about balancing GS with mathematics as well. तो अगर पहले मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ जो ऑप्शनल है वो थोड़ा बाइनरी टाइप का है कि अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, रैंक भी अच्छी आती है। टॉपर्स में कई बार मैथमेटिक्स ऑप्शनल के स्टूडेंट्स रहते हैं, और अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करा तो ख़राब मार्क्स भी आ सकता है। तो थोड़ा बाइनरी टाइप का नेचर है। मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि मैंने अतुल प्रकाश सर का ब्लॉग पढ़ा था जो AR 4 थे CSE 2017 में, और उन्होंने जो बुक्स रेकमेंड की थी हर टॉपिक वाइज उसको मैंने फॉलो किया था। उससे मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे और मेरा काफ़ी बुक सेंट्रिक अप्रोच था रादर देन की कोचिंग के नोट्स वगैरह से। मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए, सो आई वॉज मोर डिपेंडेंट ऑन बुक्स। एंड मेरा एक फ्रेंड भी तैयारी करता था साथ में, तो हम दोनों ने एक साथ एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, आपस में डिस्कस भी करते थे। तो वो सारे बुक्स मैंने अपने एक चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे भी सेंड किया है, वो सारे रिसोर्सेज भी मैंने शेयर किया है। तो हर टॉपिक के लिए, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा के लिए जोसेफ गालियन हो गया, उसी तरह से मलिक अरोड़ा रियल एनालिसिस के लिए, और भी जितने भी कृष्णा सीरीज़ के बुक्स हैं रिकमेंडेड, MD राय सिंघानिया हैं, ये सब सारे प्रॉपर बुक्स के थ्रू ही मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल को किया था रादर देन डिपेंडिंग ऑन कोचिंग नोट्स। और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स ऑप्शनल में क्या था कि PYQ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्या ओवरऑल पैटर्न रहता है, क्योंकि कई बार जो है सो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या सिमिलर पैटर्न्स पे पूछे जाते हैं। तो आप PYQ का अच्छे से एनालिसिस कीजिए, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो है सो आप जब बुक्स बना रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो आप डेप्थ में भी जाइए बुक्स में, लेकिन डेप्थ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ओनली। ये नहीं कि कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको डील करने के चक्कर में आप एक्सटेंसिवली सिलेबस के बाहर भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिलेबस में ही कन्फाइन कीजिए अपने आप को, बट उसमें एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कीजिए उस टाइप के सवाल को जो पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के सवाल आ रहे हैं। तो ये था। अब बाकी अपना नोट्स भी बनाना चाहिए, शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए कि कुछ बेसिक थ्योरी हो सकती है और कुछ जो टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं उस टॉपिक के वो होने चाहिए, ताकि रिवीजन के टाइम में आप आसानी से उसको रिवाइज कर सकें, आसानी से उस तरह के सवाल को बना सकें। और एक फार्मूला शीट भी बनाइए, और फार्मूला शीट रिवीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि प्रीलिम्स के टाइम में आप मैथ को कम ध्यान देते हो, तो प्रीलिम्स के बाद जब आप पुनः मैथमेटिक्स करने लगते हैं तो काफ़ी सारे फार्मूला आप भूल जाते हो।
अगर आपका फॉर्मूला सीट और नोट्स अपना बना हुआ है जिसमें एग्जाम्पल्स भी हैं क्वेश्चंस के, तो फिर रिवीजन तुरंत हो जाता है। 1 महीने के अंदर में आप फिर से मैथमेटिक्स में कंफर्टेबल फील करने लगते हो, फिर आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। तो मैथ में ओवरऑल यही मेरी स्ट्रैटेजी रही थी कि टॉपिक्स को, हर टॉपिक को मैंने ब्रॉडली कवर किया था। फिजिक्स के टॉपिक्स में मैंने सेलेक्टिवली था, क्योंकि फिजिक्स में आई थॉट कि मेरा उतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो फिजिक्स में आई वॉज लिटिल बिट सेलेक्टिव। और बाकी जितने भी टॉपिक्स थे जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, मॉडर्न अलजेब्रा, रियल एनालिसिस हो गया या फिर कॉनिक्वाइड्स हो गया, इसमें मैं काफ़ी डेप्थ में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी कि इन टॉपिक से अगर टफ सवाल भी आए तो मैं उसको कर सकूं। तो ये था मेरा अप्रोच। और आप ये भी डिसाइड कर लें कि किस टॉपिक से आप, जैसे सेक्शन ए और बी होता है, तो किससे आप 3 क्वेश्चंस पिक करेंगे, किससे आप 2 क्वेश्चंस पिक करेंगे, इस टाइप का भी आप पहले से अगर डिसाइड कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहता है। और उसके हिसाब से फिर आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा एक्सटेंसिव तैयारी कीजिए। अगर किसी को लगता है कि वो फिजिक्स के टॉपिक्स में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो फिजिक्स के भी जो टॉपिक्स हैं उनको आप कृष्णा सीरीज़ के बुक से, या जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, एमडी रायसिंघानिया का बुक है पेपर 2 के लिए, तो उसे आप एक्सटेंसिवली कवर कीजिए। कि बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मैथ में आप अगर डेप्थ में जाके कर रहे हैं, एक्सटेंसिवली कर रहे हैं, तो फिर आप आसानी से होप कर सकते हैं कि 300 प्लस तो ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाएगा आपके लिए, और 320 प्लस, 340 प्लस, इस टाइप का भी आप एम्बिशन रख सकते हैं मैथ ऑप्शनल में। और ये अचीवेबल है मेरे हिसाब से, काफ़ी लोगों ने अचीव भी किया है। और ये श्योर शॉट हो जाता है कि एग्जाम के बाद ही जैसे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका इतना स्कोर बन रहा है, उस हिसाब से, इस स्केलिंग के हिसाब से आपका इतना मार्क्स बनेगा, तो एक आइडिया रहता है, एक सर्टेनिटी रहती है कि आपका रिजल्ट किस तरफ जाने वाला है। तो ये मेरा ओवरऑल अप्रोच था मैथ के स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग। मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उस पर भी मैंने काफ़ी सारे मटेरियल, अपने नोट्स वगैरह शेयर किया है। दूसरी अगर आए लास्ट में इंटरव्यू स्टेज पे बात करें कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, तो मेरा पिछले 2 इंटरव्यू में उतने अच्छे मार्क्स नहीं रहे थे, बट ये इस बार मेरा इंटरव्यू में काफ़ी इंप्रूवमेंट रहा, 195। तो जो कि 2-3 चीज़ें मैंने डिफरेंट करी। पहला था कि मेरे शुरू में मेरे बोलने का टोन वगैरह से रहता था कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वगैरह झलक रहा है, तो मैंने इस बार हम्बल टोन, थोड़ा सॉफ्ट टोन में बोलने का कोशिश किया था। तो ये मीडियम ऑफ स्पीकिंग जो भी आपका है, वो उसके साथ साथ आप स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग भी मैटर करता है वहाँ पे। तो उन आपके बोलने के तरीके से उस आधे घंटे के पीरियड में उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप एरोगेंट हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इस टाइप का एटीट्यूड नहीं झलकना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा मार्क्स में डिक्लाइन। तो थोड़ा सॉफ्ट टोन ही रखिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी झलकनी चाहिए इंटरव्यूअर के सामने। और जो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन है कि आप किस स्टेट से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका पढ़ाई किस कॉलेज से हुआ है, आपका ऑप्शनल क्या था, उसके बाद जेनेरिक क्वेश्चंस जो होते हैं कि ISQ बनना चाहते हैं, इन सब में भी आप काफ़ी ऑथेंटिक आंसर रखिए। ऐसा नहीं है कि एक सरफेस लेवल आंसर कि वहाँ जाके सोच लिया, कुछ बोल दिया, ये नहीं। आप पहले से जितने क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट कर पाएंगे और जितने पे प्रिपेयर्ड रहेंगे, इंटरव्यू के टाइम में उतना ही अच्छा आंसर कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, वहाँ सोचने का टाइम कम होता है। आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा और 3-4 सेकंड के अंदर में आप रिप्लाई भी करना शुरू कर दोगे, तो सोचने का टाइम वहाँ कम होता है। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन रहेगी, जितने डिफरेंट तरह के डायमेंशंस में आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे, सोच रखे होंगे, तो वो आपको हेल्प करेगा। जैसे मेरा IPS बैकग्राउंड था, तो मैं IPS से ISQ बनना चाहता हूँ, IPS क्यों छोड़ना चाहता हूँ, IPS में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, IPS के वेरियस फैसेट्स, कंट्रोवर्शियल इशूज़ पे भी उन्होंने सवाल मेरे से पूछे। तो मैं इंटरव्यू की जब तैयारी कर रहा था, तब मैं इन सब क्वेश्चंस के बारे में सोच चुका था कि ये मेरे से पूछे जा सकते हैं। मैं अपने दोस्तों से भी डिस्कस करते रहता था, और उन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया इंटरव्यू के दौरान भी। तो एक पीयर ग्रुप भी बना सकते हैं आप। उस पीयर ग्रुप में हर टॉपिक पे आप लोग ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट तरह के एरियाज़ में, डायमेंशंस में जाके क्वेश्चन सोचिए। एंड पहले से प्रिडिक्ट कर लीजिए कि इस टाइप के अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे तो मेरा क्या अप्रोच रहेगा, कैसे मैं आंसर करूँगा। और जो भी आप आंसर करें उसमें कुछ चीज़ें इंश्योर कीजिए कि आपका आंसर एक्सट्रीम्स में नहीं जा रहा है, उसमें एरोगेंस या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, थोड़ी ह्यूमिलिटी है, और एक बैलेंस अप्रोच रहा है आपका आंसर्स को लेके। तो इंटरव्यू में बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि उस आधे घंटे के अंदर या 20-25 मिनट जो भी आपका इंटरव्यू का ड्यूरेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक चीज़ों पे ध्यान रखें कि आपके आंसर्स ऑथेंटिक हैं, आप ब्लफ नहीं कर रहे हो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोल रहे हो जिसको आप डिफेंड नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो मेनली आप अगर लाइकेबल रहते हो, आप हम्बल रहते हो वहाँ पे, और आप जो है सो अपनी ऑनेस्टी दिखाते हो वहाँ पे, कुछ जो आपके अंदर छिपी हुई वैल्यूज़ हैं
उसको आप वहाँ दिखा सकते हो, तो दे अप्रिशिएट दैट अलॉट, और उससे फिर मार्क्स में भी इंप्रूवमेंट आता है। इस बार मेरे एक फ्रेंड ने भी काफ़ी ऑथेंटिक आंसर दिया था कि आप IPS छोड़ के IAS क्यों बनना चाहते हो, उनका भी काफ़ी अच्छा मार्क्स आया। तो ऑथेंटिसिटी, ऑनेस्टी, इन चीज़ों को वो काफ़ी रिवार्ड करते हैं। और बाकी आपको पता ही है कि हर टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना होता है, आपका बैकग्राउंड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद करंट अफेयर्स के इश्यूज जो भी चल रहे हैं देश में या विदेश में भी, इंटरनेशनल अफेयर्स, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू इज़ एन ओपन एंडेड डिस्कशन, तो उसमें ऐसा कोई ब्रॉड लिमिट नहीं है, उसका सिलेबस भी काफ़ी ओपन एंडेड टाइप का ही है, इट्स जस्ट ए कन्वर्सेशन। तो उस कन्वर्सेशन में आपको पार्टिसिपेट करना है, उसमें बस कुछ चीज़ों का जो मैंने बताया कि ध्यान रखना है कि ह्यूमिलिटी रहनी चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, और ब्लफ नहीं करें, आप एक ऑथेंटिक आंसर देने की कोशिश करें। तो ये मेरा ओवरऑल इंटरव्यू का प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी था। तो लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा कि GS और मैथ ऑप्शन वालों को काफ़ी समय ये समस्या होती है कि GS और मैथ के लोड को कैसे बैलेंस करें। मेरे साथ भी हुआ। तो इसमें अगर ऑनेस्टली बताऊं तो कहीं ना कहीं आपको GS में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने भी किया था, क्योंकि मैथ का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि उसमें अगर आप डेडिकेटेड होकर सारे टॉपिक्स को कर रहे हो, फिर टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो इट टेक्स लाइक 70 to 75% ऑफ योर टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये काफ़ी टाइम ले लेता है। तो आप ऑब्वियसली आप बाकी लोग जितना दे रहे हैं GS को टाइम उतना नहीं दे पाओगे। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, ये एक कॉन्शियस चॉइस होता है, वहाँ पे आपको करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि आपको एक बेस लेवल रहना चाहिए कि 400 के अराउंड GS में भी स्कोर, या उससे भी ज़्यादा आप अगर एम्बिशियस हैं तो रख सकते हैं टारगेट। उसके लिए क्या है कि मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो है कि जब एक बार आपका तैयारी के समय में मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो फिर काफ़ी लीवे रहता है आपके पास कि आप कैसे टाइम को डिवाइड करते हो। तो इनिशियली जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो मैथ पे फोकस करो, मैथ के सिलेबस के कंप्लीशन पे, और अपने नोट्स वगैरह जो भी आप बना रहे हो उस पर फोकस करो। जब एक बार वो हो जाता है तब फिर आप GS पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। GS के टॉपिक्स को आप सिलेबस वाइज और टॉपिक वाइज जो है सो तैयार करना शुरू कीजिए। फिर उसके अपने नोट्स जो भी हैं, टेस्ट सीरीज जो भी है वो कर सकते हैं। लेकिन दिस शुड बी डन आफ्टर कंप्लीटिंग मैथ, आफ्टर डूइंग मैथ। मैथ के साथ आप जैसे न्यूज़पेपर, NCERT ये सब कंटिन्यू कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट main focus, main priority should be first doing maths, then completing GS syllabus. This was my strategy. Of course, yours could be different depending upon your circumstances. उसके बाद मैंने देखा कि एक बार जब completion मैथ का लगता है तो फिर burden भी हल्का हो जाता है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स निपट गए हैं, एक completion sort of feel आती है, और फिर आप GS में फ्री होकर टाइम दे सकते हो। आप 50 to 60% टाइम GS को दे दो, फिर 40% टाइम और 30% टाइम डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेज आप मैथ को दे सकते हैं। तो ये एक अप्रोच था। और दूसरा होता है कि GS में भी आप टॉपिक वाइज जब नोट्स बना लेते हो तो रिवीजन उसकी भी काफ़ी आसानी से हो जाती है। तो GS में भी ये कोशिश रखनी चाहिए कि आप अगर मैथ ऑप्शन के भी स्टूडेंट हैं तब भी आपको GS के नोट्स भी बनाने चाहिए, क्योंकि सारा कुछ रिवीजन पे डिपेंड करता है। UPSC में आप रिवीजन जितने अच्छे से कर पाएंगे, जितनी बार आप उस टॉपिक को कर पाएंगे, एग्ज़ाम में उतने अच्छे से उन चीज़ों को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी था। बाकी GS में आप जब प्रीलिम्स का फेज आता है तो प्रीलिम्स के समय में क्या होता है कि मैथ ऑप्शन वालों को जनरली मैथ को थोड़ा आपको इग्नोर करना पड़ेगा, प्रीलिम्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, अदरवाइज प्रीलिम्स में भी काफ़ी बार इशू आ जाता है। तो प्रीलिम्स का भी सिलेबस अपने आप में डिफ़िकल्ट है। तो प्रीलिम्स के टाइम में GS के टॉपिक्स मेंस के टॉपिक से काफ़ी कोरिलेट करते हैं। तो मेरा ये स्ट्रैटेजी रहता था कि कुछ GS 1 के टॉपिक्स और GS 2 के टॉपिक्स एटलीस्ट, और GS 3 के भी कुछ टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के साथ साथ मैं मेंस के हिसाब से भी तैयारी कर लेता था, कि जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, गवर्नेंस के कुछ इश्यूज हो गए। तो प्रीलिम्स के समय में भी उसको पढ़ते समय मैं मेंस का ख्याल रखता था कि किस टाइप से मैं आंसर राइटिंग में यूज़ करूँगा इन चीज़ों को। तो GS के कुछ टॉपिक्स इस तरह से निपट जाते थे। फिर जब प्रीलिम्स के बाद आप आते हो तो फिर बर्डन अचानक से पड़ जाता है, आपका मैथ का भी टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, GS का भी टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, काफ़ी सारा रिवीजन भी करना पड़ता है। तो उस समय में अगर आपके एक GS के टॉपिक्स पहले से किए हुए हैं, एक बार आपने कर लिया है, तो उसमें बर्डन हल्का होगा, क्योंकि GS के साथ साथ आप GS 4 का शुरुआत करना पड़ेगा आपको पढ़ाई। GS 4 का प्रीलिम्स से कोई कोरिलेशन नहीं है, तो आप जनरली प्रीलिम्स के बाद ही करते हो। फिर एस्से का भी बर्डन आ जाता है, आप एस्से भी लिखना शुरू करते हो। तो आई विल सजेस्ट कि आप प्रीलिम्स के पहले जब आप प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हो GS का, तो उस समय मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ टॉपिक्स को आप ज़रूर निपटा लीजिए। फिर जब आप प्रीलिम्स के बाद आप आते हो तो आप दोनों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, GS का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, एस्से का भी, और मैथ का भी ज्वाइन कीजिए।
तो शुरुआत आप मैथ से कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे विद इन 1 मंथ आपको जीएस का भी टेस्ट लिखना शुरू कर देना चाहिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और जहाँ तक बात है जीएस प्लस एसए, अगर एक साथ मैं डील करूँ 1 मंथ आपको एसए लिखना भी शुरू कर देना चाहिए। तो आप जीएस प्लस एसए में अगर एसए की बात करूँ तो एसए भी आपको विद इन 1 मंथ आपके पास कंटेंट तैयार हो जाता है जीएस की, जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो विद इन 1 मंथ आप एसए का भी लिखना शुरू कर सकते हैं। तो साइड बाय साइड आप मैथ को रखेंगे ही कंटिन्यू, क्योंकि शुरुआत के प्रीलिम्स के बाद की बात कर रहा हूँ, विद इन फॉर लाइक 1.5 मंथ्स आपको मैथ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम में आपने मैथ को हो सकता है इग्नोर किया हो, आप नहीं कर पाए हो, तो वो कवर अप करने के लिए फार्मूला सीट्स, आपके जो अपने रिवीजन नोट्स हैं उसको आप करेंगे, तो उसमें विद इन 1.5 मंथ्स आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करने लगोगे, तो उस समय आप मैथ को प्रायोरिटाइज करो। लेकिन उसके बाद फिर आप जीएस और मैथ में अच्छा टाइम डिवाइड कर सकते हो, 50-50 भी कर सकते हो, या फिर 60-50, 60-40 जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगे वो आप रेशियो डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मेरा जनरली रहता था कि जैसे मैं 60 to 70% टाइम मोस्टली मैथ को ही दे रहा था, बाकी टाइम मैं जीएस या एसए को देता था। तो थोड़ा वो कॉन्शियस चॉइस था कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता था कि मैथ में मेरा स्कोर ज़्यादा रहे, और उसकी वजह से फिर क्योंकि मैथ में ज़्यादा सर्टेनिटी भी है, तो ओवरऑल मेरा यही अप्रोच था। बाकी जनरली मैंने मैथ ऑप्शनल के कंटेक्स्ट में ही बात किया है, तो उन्हीं के लिए रेलेवेंट है ये मेरा जो भी एडवाइस है और मेरी जो स्ट्रैटेजी है। मैथ ऑप्शनल के साथ साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जीएस को बैलेंस करना, बट मैथ इज़ मोर रिवार्डिंग। आप जितना मेहनत करते हो उतने ज़्यादा आपके नंबर आते हैं इसमें, और फिर जो है सो आप जितना नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स के साथ भी मैथ में मार्क्स बढ़ते हैं। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में 220 था, फिर 294 हो गया, फिर जो है सो 320 हो गया, तो विद इन 3 अटैम्प्ट्स 100 मार्क्स का इंक्रीज़ हो गया। तो ये ड्रास्टिक चेंज मैथ में किया जा सकता है अगर आप लगातार मेहनत करते रहें। नो डाउट सिलेबस थोड़ा लंबा है, चैलेंजिंग होता है काफ़ी सारे टॉपिक्स को डील करना, लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ करें, कुछ अच्छी किताबों से अपने टॉपिक्स को निपटाएं, नोट्स बनाएं अपने, तो मैथ में आप अच्छा ज़रूर कर सकते हैं। साथ साथ ही जीएस में भी एक अप्रोच बना के टाइम डिवाइड करके, एडिक्वेट टाइम डिवाइड करके आप करेंगे तो जीएस में भी आपका एक सॉलिड बैकग्राउंड रहेगा, जो कि यूपीएससी में सक्सेस के लिए काफ़ी हद तक रेलेवेंट रहता है। तो ऑल द बेस्ट टू दोज प्रिपेयरिंग विद मैथमेटिक्स ऑप्शनल। आई होप माई स्ट्रेटजी or my advice was helpful to you. Thanks to DKT for giving me this opportunity to share my strategy with the fellow aspirants. Thank you all.